और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के रुख को लेकर संशय बरकरार है। पहले सीबीआई के समन की बात का खंडन किया और अब कुछ बोलने को तैयार नहीं। सत्यपाल मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अब से कुछ देर में, और सीबीआई की नोटिस वाले मामले पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने समन का विरोध किया था। क्या सत्यपाल मलिक के कंधे पर बंदूक रख के जाट वोट बैंक को साधना चाहता है विपक्ष? तो सत्यपाल मलिक का स्टैंड अभी पूरी तरीके से डगमगाता दिखाई दे रहा है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। बयानों को लेकर वो लगातार चर्चाओं में हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो अब से कुछ देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले। मैंने शिकायत की थी कि इन चीज़ों में करप्शन है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लैरिफिकेशन सीख करने। दे आर कमिंग टू माई हाउस। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। आप पंचायतें आपको बैक कर रही हैं, उनको क्या टोटल बात कर लो सर, मैं उनको थैंक करता हूँ। और आगे लड़ाई जारी रहेगी लड़ाई तो ये अल्टीमेट जाएगी। सर, आपको सीबीआई ने भी बुलाया है? हाँ, सीबीआई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक के रुख को लेकर संशय बरकरार है और पहले सीबीआई के समन की बात का खंडन किया, अब कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो सत्यपाल मलिक अब से कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सीबीआई के नोटिस वाले मामले पर सस्पेंस अब भी बरकरार है और इस नोटिस को आधार बना के अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, कई सवाल उठाए, यानी विपक्ष सत्यपाल मलिक के इस मामले को आधार बना के सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में चुनाव भी है। सत्यपाल मलिक जाट नेता है, तो क्या जाटों की जो वोट बैंक की सियासत है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इसके आसपास दिखाई दे रही है और विपक्ष की एक कोशिश है कि उसके जरिए सियासत की जाए। हालांकि सत्यपाल मलिक अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहे हैं। जब कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना हुआ था तब भी उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने सुर्खियां बटोरी। पुलवामा हमले को लेकर एक बयान उन्होंने दिया, उसको लेकर भी वो सुर्खियों में है। और अब सीबीआई के समन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, सत्यपाल मलिक का रुख जो है उस पर संशय बरकरार है, समन मिला था नहीं मिला था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पहले ट्वीट उन्होंने किया, फिर डिलीट किया, फिर उसे फर्जी बताया, सब कुछ ये चल क्या रहा है? पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो पीयूष तक मेरी आवाज नहीं जा रही, फिर कोशिश करेंगे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाए, क्योंकि पीयूष सत्यपाल मलिक से बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रतिक्रिया जो है वो न्यूज़ वन इंडिया पे आए। तो सत्यपाल मलिक अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस मामले को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और उनके रुख को लेकर संशय बरकरार है। पहले सीबीआई के समन की बात का उन्होंने खंडन किया था, अब कुछ बोलने को वो तैयार नहीं है। सत्यपाल मलिक अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कुछ देर में और सीबीआई की नोटिस वाले मामले पर सस्पेंस अभी बरकरार है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने समन का विरोध किया, सरकार को घेरा। सवाल यह कि क्या सत्यपाल मलिक के कंधे पे बंदूक रख के जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश है विपक्ष की? पीयूष हमारे साथ दिल्ली से। पीयूष, सत्यपाल मलिक ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट डिलीट होता है, समन को लेके कभी उसे खारिज करते हैं, कभी कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्या कुछ ये सब कुछ क्या चल रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व राज्यपाल हैं, निश्चित रूप से आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप कहीं ना कहीं जो निजी चैनल्स हैं या पोर्टल्स हैं उनमें साक्षात जो इंटरव्यू देते हुए लगाए थे, उसके बाद लगातार सत्यपाल मलिक का जिक्र हो रहा है। इस पर सबसे बड़ी बात है कि सत्यपाल मलिक एक बार फिर सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। वो इस बात को लेकर चर्चाओं में है कि चर्चा ये है कि सीबीआई सत्यपाल मलिक से एक पुराने मामले में पूछताछ कर सकती है। हालांकि ये पूछताछ भी कहीं ना कहीं
उसी मामले में होगी जिसमें सत्यपाल मलिक ने सीधे तौर पे कहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ रुपयों के लिए पेशकश किया गया था, उसको लेकर सीबीआई पूछताछ कर सकती है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से दिल्ली में तमाम जो उनके समर्थक थे वो जुटे हुए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया उन लोगों को, उनसे पूछताछ की गई कि क्या आपको परमिशन दी गई थी मीटिंग के लिए, तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस ने शायद परमिशन नहीं दी होगी, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको हिरासत में लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान जो पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, वो जाते हैं पुलिस स्टेशन और कहीं ना कहीं ये खबर उड़ा दी जाती है कि उनको हिरासत में ले लिया है दिल्ली पुलिस ने, या यूं कहें कि उन्हें डिटेन कर लिया है। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस का खंडन आता है। दिल्ली पुलिस कहती है कि हमने किसी भी तरीके से जो पूर्व राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, उनको डिटेन नहीं किया है, हिरासत में नहीं लिया है, वो खुद की गाड़ी से कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे सत्यपाल मलिक ठहरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या तमाम तरीके के लोग हैं, निश्चित रूप से यहाँ पे परमिशन नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि अगर आप कैमरे घुमाएंगे तो ये लीगल नहीं है, हम पूरी तरीके से, और कहीं ना कहीं वो उल्टा न्यूज़ वन इंडिया की टीम की फोटो खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है, किसी भी तरीके से यहाँ पे मीडिया को एंट्री ना दी जाए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक के बयान आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो समर्थन है वो विपक्ष का मिल रहा है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी वायरल हो गया जिसमें अरविंद केजरीवाल तक ने उस ट्वीट को कोट कर दिया, और निश्चित रूप से सत्यपाल मलिक के पक्ष में तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं खड़े नजर आ रहे हैं, खासतौर पे विपक्ष के। अब देखना होगा कि क्या वाकई में जाट लैंड की अगर हम बात करें या जाट वोट बैंक की बात करें, उसको साधने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक के जरिए किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब देखना होगा कि सत्यपाल मलिक से अगर सीबीआई पूछताछ करती है, या सत्यपाल मलिक जिस तरीके से कह रहे हैं कि सीबीआई के अधिकारी भी उनसे यहां भी पूछताछ करने के लिए आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या कुछ पूछताछ हो रही है, और क्या वाकई में सत्यपाल मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली है, या ऐसे ही नॉर्मल रूटीन जो पूछताछ है वो कहीं ना कहीं सीबीआई करने वाली है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें फिलहाल की स्थिति आपको बताएं तो जो भीड़ जुटी थी वो अभी बताया जा रहा है कि यहाँ से वो भीड़ चली गई है, लेकिन कुछ और भी समर्थक जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि पूरी तरीके से इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके जो अधिकारी हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के, उनको पूरी तरीके से कहा गया है किसी भी तरीके से जब तक सत्यपाल मलिक की परमिशन ना हो किसी भी मीडिया कर्मी को खासतौर पे एंट्री ना दी जाए, और कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरीके से सख्ती बरता जाए। और यही कारण है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से मीडिया कर्मियों को परमिशन फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। खासतौर पे उन लोगों को जिन्हें सत्यपाल मलिक ने बुलाया है उन्हीं को कहीं ना कहीं परमिशन दी जा रही है। और यहाँ तक कि यहाँ की गेट से अगर हम बात करें, यहाँ से भी किसी को भी कहें, चाहे वो उनका कार्यकर्ता हो, चाहे उनके समर्थक हो सत्यपाल मलिक को, उनको भी अभी जाने की फिलहाल अनुमति यहाँ से नहीं दी जा रही है। लेकिन पीयूष, कभी वो कह रहे हैं कि समन को पहले तो उन्होंने इससे खंडन किया था इस बात का, उसके बाद वो कुछ बोलने को तैयार नहीं, हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की तो खुल के उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, इसे क्या समझा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं, चाहे आपने पुलवामा मामले में देखा, उसके बाद जो पहले के इनके साक्षात्कार है जिस पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, प्रशासन ने कहीं ना कहीं सीबीआई को उस मामले में सीबीआई को अवगत कराया था, और सीबीआई इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब जांच कर रही है। तो निश्चित रूप से हर इस पहलू पर सीबीआई भी जांच करेगी कि क्या कुछ बिंदु है, क्या वाकई में जो आरोप सत्यपाल मलिक की ओर से लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं अब राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सत्यपाल मलिक का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि जो फेक अकाउंट से ट्वीट किए जा रहे हैं सत्यपाल मलिक के नाम से, उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष के दो दिग्गज चेहरे हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से विपक्ष इस पूरे चीज को भुनाने में लगा हुआ है। और इसके पीछे जाट वोट बैंक की जो सियासत है वो नजर आती है। विपक्ष भी चाहता है कि कैसे इस मुद्दे को आधार बना के खासकर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैसे साधा जाए।
देखिए, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी जमीन तैयार की है, खासतौर पे जाट लैंड की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो किस तरीके से जाट लैंड को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई बैठकें भी की और इसका सीधा फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। विपक्षी नेता चाहते हैं कि किसी भी तरीके से किन मुद्दों को भुनाया जा सकता है, किस तरीके से किसी बड़े चेहरे को अपने साथ लाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से जो आरोप सत्यपाल मलिक लगा रहे हैं और जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल इनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात करिए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रही है इस पूरे मामले में, लगातार कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किए जा रहे हैं सत्यपाल मलिक के समर्थन में। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई में जो पूरा विपक्ष है वो सत्यपाल मलिक के साथ खड़ा नजर आता है या नहीं आता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं। ठीक है पीयूष, मैं आता हूं आपके साथ। हमारे साथ प्रमोद स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, सत्यपाल मलिक एक के बाद एक कई ऐसे आरोप लगा रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं जिसमें सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है। अब सीबीआई के समन को लेकर हालांकि तस्वीर जो है वो साफ नहीं है, संशय बरकरार है, लेकिन इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? उनका बयान, सीबीआई का समन जाना, फिर विपक्ष का हमलावर आप पे होना। देखिए, सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, मेघालय के भी राज्यपाल रहे, तो जब वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए थे तो उसी वक्त उनको वो बातें कहनी चाहिए थी। तो उस वक्त उन्होंने कोई बात वैसी बातें कही नहीं, और जब वो संवैधानिक पद से हटने के बाद में और फिर कुछ राजनीतिक मतभेदों की वजह से या राजनीतिक उच्च महत्वाकांक्षा की वजह से कुछ बातें उन्होंने कही है जो तथ्यों पे आधारित नहीं है और जो बेसलेस है, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो उनकी उस बातों का मैं कोई जवाब देना नहीं समझता, जवाब देना कोई जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उन बातों का कोई बुनियाद नहीं है। उन बातों की कोई बेसिर पैर की बातें वो कहते हैं। और जब वो एक उच्च पद पर, संवैधानिक पद पर, राज्यपाल के पद पर बैठे हुए थे, उस वक्त उन्होंने इन बातों को नहीं कहा। तो ये अब इस बातों को कहने का कोई तुक नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। और इस तरह की बातें जिस तरह की बातें जो वो कह रहे हैं, उन बातों वैसी बातें हमने पाकिस्तान के मुंह से सुनी थी पुलवामा के समय में। तो वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर अगर भारत का कोई राजनेता बयान देता है तो भारत की जो जनता है वो इस बात को अच्छी तरह से समझती है, और इसका जो प्रत्युत्तर जो है आने वाले समय में गणतांत्रिक रूप से। लेकिन प्रमोद जी, उनके इस बयान को आप तो कह रहे हैं कि हम बहुत सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन विपक्ष ने बहुत गंभीरता से लिया है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो अब सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है ना। नेतृत्व विहीन विपक्ष, नीति विहीन विपक्ष और कर भी क्या सकता है? जो विपक्ष आज तक अपना एक नेता तय नहीं कर पाया, नीति तय नहीं कर पाया, और जिसका देश को चलाने के लिए जिनके पास में कोई एक रोड मैप नहीं है, उनके पास में कोई इश्यूज नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? उनको सत्यपाल मलिक के बयान के पीछे सारा विपक्ष घूम कर पीछे छुप कर अपनी अगर रणनीति बनाना चाहता है तो देश की जनता देख रही है, और उसका जवाब जो है आने वाले समय में देश की जनता। लेकिन प्रमोद जी, चुनाव करीब हैं और सत्यपाल मलिक जाट नेता हैं, जाटों का एक चेहरा है, ऐसे में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभावित हो सकता है। आप लोग इस तरह से देश की राजनीति को देख रहे हैं, लेकिन अब देश की राजनीति में परिवर्तन आ गया है, और उस परिवर्तन का जो श्रेय है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और अब जो लोग पहले इस तरह के गणित देखते थे, एमवाई का गणित देखते थे, या जाटों का, राजपूतों का, और हमारा जो ग्रेटर हिंदू सोसाइटी उसमें विभाजन ला करके इस तरह की जो बातें करते थे, लेकिन अब देश की राजनीति में एक बदलाव आया, और लोग जो है राष्ट्रवाद के लिए, विकास के लिए, नीति के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर में लोग हमारे काम को आधार पर हमारी नीति और नेतृत्व को देख करके लोग वोट देंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है स्वामी जी, के देखिए पहले भी सत्यपाल मलिक ऐसा नहीं है कि पहली बार सरकार के खिलाफ इस तरह से बोले हों। जब किसानों का आंदोलन हो रहा था तब भी वो उनके साथ दिखाई दिए थे, तो उनकी तो ये फितरत ही रही है कि वो अक्सर इस तरह के सवाल उठा के आपकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको जब सरकार में जब रहते हैं तो सारी सुविधा लेते हैं, और जब सरकार से जब पद पे नहीं रहते हैं तो जिस सरकार ने उन्हें सारी सुविधा दी है उसी सरकार की क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जिस दल ने उनको राज्यपाल बनाया जम्मू कश्मीर में, मेघालय में, उसी दल और उसी दल के नेतृत्व की जो आदमी अगर क्रिटिसिज्म करे तो फिर उसकी कितनी विश्वसनीयता है वो भी
क्रिटिसिज्म अगर सकारात्मक क्रिटिसिज्म हो तो फिर भी वो भी ग्रहण योग्य है, लेकिन एक बेबुनियाद क्रिटिसिज्म कर करके और देश की सेना के शौर्य के ऊपर में अगर कोई सवाल उठाता है, देश की एकता और अखंडता के ऊपर में सवाल उठाता है, और जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो इस तरह की भाषा बोलता है उसको और उसके ही सुर में सुर मिलाकर कर कोई अगर मंतव्य देता है तो फिर उसके मंसूबे क्या होंगे, ये देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। और ऐसे लोगों को 2019 में भी देश की जनता ने जवाब दिया था, 2014 में भी जवाब दिया और 2024 में भी देश की जनता जवाब देगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो प्रमोद स्वामी को आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, वो कह रहे हैं कि जब तक कुछ लोगों को सत्ता में रहते हैं तब तक वो ठीक रहते हैं, लेकिन बाद में फिर इस तरीके के आरोप लगाते हैं, उन्हें बेबुनियाद भी वो बता रहे हैं। लेकिन उनके सत्यपाल मलिक के बयान को आधार बना के, उनके समन को आधार बना के विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर है। पूर्व राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक और अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। सीबीआई के नोटिस वाले मामले पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और पीयूष हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि आप लगातार सत्यपाल मलिक के बहुत करीब है, आपने बात करने की भी उनसे कोशिश की, लेकिन आपने सुना चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उनके बयान को आधार बना के कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। तस्वीर कब तक साफ होगी? उनको सीबीआई का समन मिला, नहीं मिला, वो खुद चले गए, कह रहे थे कि हिरासत में लिया गया है, कई तरह की बातें उनके बारे में की जा रही है। क्या ये सब कुछ इसलिए चूंकि आगे चुनाव भी है और चुनावी फायदा इसमें देखा जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो विपक्ष के पास मुद्दे कौन से हैं। आपने देखा कि किस तरीके से पहले अडानी अंबानी को लेकर जिस तरीके से संसद में हंगामा किया गया, उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसको लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास अभी तक कोई इस तरीके का कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद विपक्ष को लगता है कि इस स्टेटमेंट को लेकर सरकार को घेरा जा सकता है। हालांकि सत्यपाल मलिक के इस बयान में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, जब जांच एजेंसियां इनसे पूछताछ करेगी और सच्चाई निकलकर सामने आएगी तब स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चूंकि मामला इतना सेंसिटिव है कि मामला सेना से जुड़ा हुआ है, इस बात को बखूबी विपक्ष जानता है, चाहे इनके आरोपों में सच्चाई हो या ना हो, लेकिन इस मुद्दे को भुनाना है, विपक्ष इस बात को बखूबी जानता है। और यही कारण है कि आप देखिए विपक्ष के जितने भी नेता हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हम बात करें तो तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं। सुबह आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर कह दिया कि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर जिस तरीके से बयान दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं उस तरीके से सक्रिय कर दी गई हैं उनको परेशान करने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स अलग अलग हैं, उनसे कहीं ना कहीं ट्वीट्स हो रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं मिल गया है। जब तक पूरी तरीके से जांच नहीं हो जाती, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। और विपक्ष इस बात को बखूबी जानता है कि सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं इसका सीधा जो फायदा है वो विपक्ष को मिल सकता है अगर विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाए, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या जाटलैंड की बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से रणनीति रही है, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर या खासतौर पर केंद्र सरकार पर जब भी आरोप लगाए जाते हैं तो थोड़ा देर जरूर लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपना जवाब देती है। तो अब देखना होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो सीबीआई ने या यूं कहें कि समन जारी किया है, या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि समन जारी नहीं हुआ है, मौखिक तौर पे सत्यपाल मलिक को बुलाया गया है। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि आपसे मैं फिर अपडेट लूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सत्यपाल मलिक के बयान के बाद और उन पर जो सीबीआई का समन है उसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। माफिया ब्रदर्स के हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अतीक अशरफ हत्याकांड पे योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है और विपक्ष ने अतीक की हत्या कराई है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। धर्मपाल उन्होंने ये कहा और राज खुलने के डर से उन्होंने हत्या करवाई है, विपक्ष पे वो आरोप लगा रहे हैं। तो अतीक के पास विपक्ष के कुछ गंभीर राज थे, धर्मपाल ने यह कहा, और इसीलिए उनकी हत्या करवाई गई है। इस तरह का बड़ा आरोप धर्मपाल सिंह की तरफ से विपक्ष पे लगाया गया है। ये कह रहा है कि अतीक का मामला जो था ये जुल्म के इंतहा हैं, उसके साथ कानूनी इंसाफ नहीं हुआ। अतीक को जो है शहीद बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको क्या? देखिए, सच तो ये है
अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। जी। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या करा। विपक्ष ये कह रहा है कि अतीक का मामला जो था ये जुल्म के इत्मीनान हैं, उसके साथ कानूनी इंसाफ नहीं हुआ। अतीक को जो है शहीद बना। ओरेटा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट मामले में चार्जशीट कोर्ट में दायर की है। गैंगस्टर एक्ट समेत जोगेंद्र सिंह यादव पे 84 और रामेश्वर सिंह यादव पे 89 मुकदमे दर्ज हैं। सपा नेता की जेल से लाके विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में पेशी कराई गई। न्यायालय ने आरोपी सपा नेता का वारंट बना के वापस जेल भेज दिया। वहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में जोगेंद्र सिंह यादव के अधिवक्ता और आरोपी सपा नेता ने चार्जशीट को गलत बताया है। और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक शाइस्ता के जितने भी वीडियो सामने आए हैं उसमें अतीक के शूटर और गुर्गे शाइस्ता के आसपास दिखाई दिए। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है। दरअसल लोकसभा चुनाव का यह वीडियो बताया जा रहा है, पिछले चुनाव का, जिसमें शाइस्ता अतीक के लिए प्रचार कर रही थी। उस वक्त अतीक देवरिया जेल में बंद था और चुनाव प्रचार में भी अतीक के गुर्गे शाइस्ता के साथ घूमते नजर आए। इस वीडियो में साबिर भी देखा जा सकता है जो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है। और खबर मऊ से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी की इनामिया फरार पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। और आरोप है कि मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उसके साम्राज्य को अफशा ही चलाती रही। और बता दें कि 75,000 रुपए का उस पर इनाम घोषित है। इंटरस्टेट 191 गिरोह के सरगना बाहुबली मुख्तार अंसारी है, जो 2005 से ही जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बाद भी मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को उनकी पत्नी संभाल रही थी। और अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। जो इंटर स्टेट 191 के गैंग सरगना हैं, आपराधिक माफिया हैं, जो 2005 से जेल में हैं। ये मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं लोग, मोहम्मदाबाद के। जी। क्योंकि वो जेल में है तो उनके आर्थिक साम्राज्य को और उनकी गतिविधियों को उनकी पत्नी द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसी क्रम में इनके द्वारा 2 फर्में बनाई गई, एक गाजीपुर में और एक यहाँ विकास कंस्ट्रक्शंस के नाम। विकास कंस्ट्रक्शंस के नाम जो ज़मीन ली गई उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है यहाँ रैनी में। उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन बिना नियम कानून के उसको ग्रैब किया गया, उसको ले लिया गया। तो लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अतीक को अतीक जी कहने पे बड़ा विवाद हो रहा है। और अभी ये शांत भी नहीं हुआ था कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सदर विधायक जयकिशन साहू ने मुख्तार को मुख्तार जी कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। साथ में विधायक ने अतीक की पत्नी शाइस्ता और मुख्तार की पत्नी आफसा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि दोनों अपराधी नहीं है, बल्कि इनको घसीटा जा रहा है। विधायक यही नहीं रुके, आगे कहा कि इसे राजनीति नहीं तो और क्या यज्ञ हवन कहेंगे। हम लोग समाजवादी लोग मस्जिदों पर हमेशा जाते हैं, आज भी गए हैं। अपनी जो परंपरा है, समतामूलक समाज और एक समानता की बात, हम पहले से जाते, आज भी गए हैं। आज हम चुनाव मैदान में हमारे प्रत्याशी समाजवादी साइकिल लेकर के श्री दिनेश यादव जी हैं और साथ में हमारे सहयोगी नगर पालिका के जो कई बार चुनाव लड़े हैं आदरणीय शरीफ रायनी जी हैं, सम्मानित। और लखनऊ में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयुष विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने लोगों को आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। वहीं दयाशंकर ने कहा कि सभी जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी समय समय में लोगों को जागरूक करते रहेंगे। साथ ही सभी अधिकारी अपने अपने जिले की रिपोर्ट पेश करेंगे। खबर अमेठी से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रमित कुमार कौशल ने नामांकन दाखिल किया। मुसाफिरखाना नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं रमित, और 3 सेट में अपना नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया है। आगे बढ़ते हैं, जहां पे लगातार जिस तरह की सियासत हो रही है, चूंकि अब चुनावी दौर है और उसको लेकर जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है।
खाना अध्यक्ष पद के हेतु नामांकन के लिए हमारी पार्टी की तरफ मुझे नामित किया गया है। पार्टी की तरफ से, किस पार्टी की तरफ? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे यहाँ पर नामित किया गया है। तो आपने नामांकन दाखिल कर दिया? नामांकन हमने यहाँ पे दाखिल कर दिया है। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके चुनाव में आ रहे हैं आप अध्यक्ष के लिए? हमारे मुद्दे हैं इस नगर पंचायत का भ्रष्टाचार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।